हेलो एवरीवन। तो हम लोग URTS 7 का हम लोग बॉटनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 45 क्वेश्चंस हैं और NCERT की लाइनों से डिराइव्ड हुए बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो इनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो 91 से लेकर 135 तक में जो भी बॉटनी के क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज आइडेंटिफाइड बाय। ये पहली बार किसने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है? तो ये बात सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। किसने बताया है ये बात? फ्रेडरिक मिशर ने ये बात बताया है और ये बात है 1869 की। 1869 में पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने बताया था कि DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है जो हमें न्यूक्लियस के अंदर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोला गया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज फाउंड इन। HIV है तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलता है। 5X174 बैक्टीरियोफेज है, इसमें हमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट ये फैक्ट है, ये डायरेक्टली हमें याद रखना है ये कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज फाउंड इन 5X174 बैक्टीरियोफेज। ये एक टाइप का वायरस है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने बेस पेयर्स हमें देखने को मिलेंगे? तो ह्यूमन जीनोम में मतलब जब बात जीनोम की चल रही है तो यहां पे हैप्लॉइड सेट की बात चल रही है। हमें पता है कि डिप्लॉइड सेट में 6.6 इंटू 10⁻9 देखने को मिलता है। तो बताओ अगर ये हैप्लॉइड है तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होगा। तो आंसर क्या बोलेंगे? 3। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली NCERT की लाइनों से निकाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखो। सबसे पहले डिप्लॉइड कंटेंट की बात की जा रही है तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। 6.6 इंटू 10⁻9। तो ए का आंसर 4 है। जब ए का आंसर 4 तो एक ही मिल रहा है हमें, बाकी बी का 3 है, एक बार मैच कर लो। सी का 1 है, ठीक है। डी का 2 है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर DNA। DNA की अगर डायमीटर की बात करें तो 2 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, या 20 एंगस्ट्रम भी हम बोल सकते हैं। फॉस्फेट मॉइटी इज एट 5 इंड। 5 पे होता है फॉस्फेट और 3 पे होता है OH। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं क्या वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं? जैसे अगर यहां पे एडेनिन है और बगल में थाइमीन है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं क्या वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं? ऐसे ही गुआनिन में और साइटोसिन में होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर स्ट्रैंड इज 3.4 नैनोमीटर। ये वाली चीज जो है कि 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या वो डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो 0.34 नैनोमीटर के रेफरेंस में जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा? आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड चेन हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो बैकबोन जो बना होता है वो सुगर और फॉस्फेट का, बात बिल्कुल सही है। बैकबोन जो DNA का होता है वो सुगर और फॉस्फेट से बना होता है, और जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, बात बिल्कुल सही है। बी, phosphate group is linked to 5OH of the same nucleoside by glycosidic linkage for backbone formation। ये बात पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे फॉस्फोइस्टर लिंकेज होगा और आगे जाकर ये फॉस्फोडाइस्टर बनाता है। तो ये चीज गलत हो गई। पेंटोज शुगर की बात करें तो इसके पास फ्री 3OH ग्रुप होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। 5 पे तो फॉस्फेट होता है, 3OH, ये बात सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है हमारे, A और C। तो A एंड C आर करेक्ट। 96 सबका सही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक टिपिकल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल हैव, डिप्लॉयड है तो 6.6 होगा। 2.2 मीटर लेंथ ऑफ DNA बिल्कुल सही है।
ये तो इकोलाई का होता है तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या चला गया हमारा, आंसर जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इट वाज फाउंड दैट एडेनिन का वैल्यू कितना दे रखा है, एडेनिन का वैल्यू दे रखा है 17%, थाइमीन की भी वैल्यू क्या है 17%। यहीं से बात क्लियर हो गई कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन, ठीक है, थाइमीन है तो आरएनए पॉसिबल ही नहीं है ना, डबल स्ट्रैंडेड हो ही नहीं सकता, डबल स्ट्रैंडेड हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या चला जाएगा, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। क्या ये चारगफ रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि जितना एडेनिन होना चाहिए उतना ही थाइमीन होना चाहिए, तो आंसर क्या चला जाएगा, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज फाउंड इन न्यूक्लियोसोम। तो ये डायरेक्टली हमें याद रखना है कि टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, टोटल 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं, तो टोटल 200 बेस पेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्रोमैटिन के दो पार्ट होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यहां हमसे पूछा गया है हेट्रोक्रोमैटिन से रिलेटेड, बताओ हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन्ड या लाइटली स्टेन्ड, डार्कली होता है और काफी डेंसली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है या लेस एक्टिव भी हम बोल सकते हैं। तो ए सही है और बी सही है, तो आंसर चला जाएगा हमारा 2, ओनली ए एंड बी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। मेरे बोलने के पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिस्टोन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बात बिल्कुल सही है। दे आर रिच इन लाइसीन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन एक टाइप का बेसिक प्रोटीन होता है, तो इसमें बेसिक अमीनो एसिड होने चाहिए, जैसे कि लाइसीन, आर्जिनिन ये होने चाहिए, और यहां पे लिखा क्या हुआ है, ट्रिप्टोफैन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लाइसीन होता है, आर्जिनिन होता है और हिस्टिडीन भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, तो लाइसीन और आर्जिनिन जाएगा, तो आंसर यहां पे हमारा 2 चला जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट यहां पे है। नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टमर, बात बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट, तो ऐसा हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। ये भी यूकैरियोट है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ये भी यूकैरियोट है, प्लांटी का मेंबर है, न्यूरोस्पोरा भी यूकैरियोट है, फंजाई का मेंबर है, आंसर चला जाएगा ई कोलाई। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना और हमें कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन के बारे में, हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर एलिमिनेट कर कर भी कर सकते हैं, है ना, कि ये प्रोकैरियोट्स में आ रहा है और बाकी सारे यूकैरियोट्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा है कि चारगफ रूल इज एप्लीकेबल, है ना, चारगफ रूल इज, ठीक है, चारगफ रूल होता क्या है, तो क्या जितना गुआनिन होगा उतना एडेनिन होगा, नहीं, है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। A+T=G+C, ये भी बात गलत है। एप्लीकेबल सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। A+G/T+C=1 बोल सकते हैं, प्यूरिन बाई पायरिमिडीन = 1, है ना, तो 103 का आंसर क्या चला जाएगा, अपना आंसर चला जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, ये हिस्टोन्स प्रोटीन जो होते हैं, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कंटेन करते हैं, तो बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होगा। और अभी बात भी हुई थी कि 2 चीजें इसमें होती हैं, लाइसीन होता है और साथ में आर्जिनिन होता है ना, तो 2 चीजें इसमें देखने को मिलेंगी हमें, लाइसीन मिलेगा और साथ में आर्जिनिन मिलेगा। हिस्टिडीन भी होता है लेकिन ज्यादा तो वही प्रेजेंट है ना। चलो भाई नेक्स्ट चीज देखो जरा, replications begins at a specific nucleotide sequence on DNA called ओरिसाइट। रेप्लिकेशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट होने वाली चीज है, हम उसे ओरिसाइट कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास एक ओरिसाइट होता है और यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे ओरिसाइट होते हैं, है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो पहला चीज सही है और दूसरा भी बिल्कुल चीज सही है। रेप्लिकेशन ओरिसाइट से स्टार्ट हो रहा है
और यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे ओरिसाइट होते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है यहां पे, तो बोलेंगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन यहां पर जो एक्सप्लेनेशन हमें दिख रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार नीट में ये रिपीट हुआ है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को पहली बार प्रूव करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो हर्शे और चेज थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया है, एक्सपेरिमेंट 1928 में भी ग्रिफिथ ने किया है, 1933 से 1944 में एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने किया है, लेकिन 1950s के दौर में हर्शे एंड चेज ने पहली बार बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका कौन सा प्रूफ दिया? अनइक्विवोकल प्रूफ, है ना। तो 1952 में जाकर ये बात जाकर पता लगी थी, और 1953 में इसी के बाद डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कुछ चूहों को इंजेक्ट किया गया है यहां पे, अब इसके रेफरेंस में बताना है ना। अब यहां पे देखो जरा, चूहा कब मरेगा हमसे ये पूछा जा रहा है। रफ स्ट्रेन से चूहे की मौत तो नहीं होगी, क्योंकि रफ में म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोटिंग भी नहीं होती है। अगर हम एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स कर दे और एस स्ट्रेन को हमने हीट किल कर दिया, चूहे की फिर भी मौत हो जाएगी। जब एस स्ट्रेन को हीट किल किए करेंगे तो चूहे की मौत यहां पे नहीं होगी, मतलब एक ही केस में यहां पे चूहे की मौत होगी, और वो केस है केस नंबर 2। नेक्स्ट, हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, टोपोआइसोमेरेज का काम है टेंशन को रिमूव करना। ए का आंसर 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, और डी का 1 है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या चला जाएगा? 2। नेक्स्ट, और यहां पे बोला गया है कि सेंट्रल डॉगमा को फॉलो कौन नहीं कर रहा है। वही बात है, प्रोकैरियोट है ये, फिर वायरस तो बिल्कुल अलग ही है, ये फॉलो नहीं करता पूरी तरीके से। एक होती है ना सेंट्रल डॉगमा, और एक होती है मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा, तो यहां पे बात मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा की हो जाती है। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है, ये एक्सपेरिमेंट वही है हर्शे और चेज का 1952 का एक्सपेरिमेंट है ये, इसमें स्टेजेस के नाम पूछे गए हैं, तो IBC है ना, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफ्यूगेशन। तो ये पहला ऑप्शन ही हमें देखने को सही मिल रहा है। तो 110 तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग 111 नंबर पे। 20 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। हमसे बोला गया है कि सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो 1958 का एक्सपेरिमेंट है मेसलसन और स्टॉल का, इसको प्रपोज किसने किया है? देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है। अगर हमसे पूछी जाए कि इस बात को प्रपोज किसने किया है, तो आंसर जाएगा वॉटसन एंड क्रिक। हमसे पूछे सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का आइडिया किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक। प्रपोज किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ऑन इकोलाई किसने किया? आंसर जाएगा मेसलसन एंड स्टॉल। इसी तरीके से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का आइडिया किसने प्रपोज किया था और किसने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, दोनों के आंसर अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आइडिया देने वाले या प्रपोज करने वाले का नाम था सटन एंड बोवेरी। 1902 का एक्सपेरिमेंट है, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का काम किसने किया? तो ये किया था मॉर्गन ने किया था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हमसे पूछा गया है सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड है मतलब यूक्रोमैटिन है, एंड इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, है ना। ट्रांसक्रिप्शनली इसको क्या बोला जा रहा है? एक्टिव। बिल्कुल सही बात है ये। सच रीजन्स आर लाइट, और इससे हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे ना, तो एसर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो सिंपल बात है, 112 का आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट, सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इंडिकेट क्या करता है? कि एक डीएनए पैरेंटल होती है और एक डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है स्ट्रैंड। ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 2 न्यूली सिंथेसाइज्ड। गलत है ये, दोनों पैरेंटल हो, गलत है ना। तो 113 का आंसर क्या चला जाएगा अपना? 1 चला जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, क्या पूछा है इसमें?
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज परफॉर्म्ड बाय आरएनए डिपेंडेंट। अगर हम डीएनए पे डिपेंडेंट हैं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये वाली हो जाएगी, लेकिन यहां हमसे बोला जा रहा है आरएनए पे डिपेंडेंट है डीएनए बनाने के लिए, तो ये डी वाली बात बिल्कुल सही है, यहां पे ही वो एंजाइम एक्ट करेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। डीएनए से डीएनए के बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसी टाइम पे एंजाइम का इस्तेमाल होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगली बात, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर किसके पास जुड़ेगा, तो प्रोमोटर रीजन के पास, और इसका रास्ता दिखाने का काम सिग्मा करता है। और तीन चीजें होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का काम सिग्मा करता है और टर्मिनेशन का जो काम है वो रो करता है। हमेशा मैं कहता हूं सिग्मा है तो स्टार्ट करेगा, रो है तो रोकेगा। चलो बताओ यार, 115 तक किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नेक्स्ट, एट लिस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। देखो, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है और उसी से सारी चीजें बनती हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास टोटल 3 है, और हर एक आरएनए पॉलीमरेज का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं एचएनआरएनए, एमआरएनए, तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा, अभी मैंने जस्ट बताया था, इनिशिएशन का काम किया है सिग्मा ने और टर्मिनेशन का जो काम है वो किया है रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमसे बोला गया है कि बताना है ए, बी और सी इस डायग्राम में कौन है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को गौर से देखो और बताओ। पहली बात तो सी में सिग्मा तो बात हो ही नहीं सकता क्योंकि सिग्मा तो स्टार्टिंग का है। सी को हम रो बोल सकते हैं, अगर इसको दिखा रखा है तब तो रो है ना। ठीक है, और बी को हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज है, और जो पहली बार अगर निकलेगा, ठीक है, तो वो एमआरएनए ही होगा। अब बात आती है कि जो पहली बार निकलता है वो तो एचएनआरएनए होता है, हमें जो चीज निकलती है पहले वो एचएनआरएनए होता है, फिर एमआरएनए। ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ है जिसमें सिग्मा और रो का इस्तेमाल होता है वो बातें प्रोकैरियोट्स की होती हैं, तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा? 2। नेक्स्ट, पहला, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, मतलब सॉरी, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक बात है। एमआरएनए इज द प्रीकर्सर ऑफ एचएनआरएनए, नहीं, गलत स्टेटमेंट है, एचएनआरएनए इज द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, है ना। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो 119 का आंसर क्या चला जाएगा? 3। 119 का आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट, process which represents dominance of RNA world। स्प्लाइसिंग जो इवेंट है आज की, जो हम में होती है आज स्प्लाइसिंग, आज हमारे न्यूक्लियस में ये इवेंट चल रही है स्प्लाइसिंग की, ये कोई आज की इवेंट नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से हो रही है। ये उस जमाने से हो रही है जब हमारी धरती पे सिर्फ आरएनए वर्ल्ड चला करता था, तो आरएनए वर्ल्ड में स्प्लाइसिंग डोमिनेट करता था, तो इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट, चलो भाई जल्दी से बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या लगता है? डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता है आरएनए के ऊपर में, क्योंकि डीएनए की अगर हम बात करें, है ना, तो डीएनए में म्यूटेशन के रेट फास्टर नहीं स्लोअर है, फ्री 2H ग्रुप भी नहीं है, यूरासिल भी नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो डीएनए को प्रेफर बनाती हैं कि डीएनए ही क्या है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कंसीडर होता है। नेक्स्ट, by performing a series of experiment that showed the effect of R and S strain of a Streptococcus pneumoniae on mice, Griffith concluded that, Griffith ने क्या conclude किया? Protein digesting enzyme does not affect transformation process। जो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम थी ना, उसने ही अफेक्ट किया था ओवरऑल, ठीक है। डीएनए इज मोर स्टेबल,
स्टेबिलिटी की बात की गई यार यहाँ पे, है ना, सम मटेरियल ऑफ हीट किल्ड। हाँ देखो, ये स्टेबिलिटी वाली पॉइंट है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, डीएनए वर्सेस आरएनए का एक कॉन्सेप्ट है उसमें, जब हम डीएनए वर्सेस आरएनए का उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये बात हमें बताई जाती है कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें से एक स्टेबिलिटी नाम की फैक्टर बहुत अच्छे से निकल कर आई है ना, तो इसको ध्यान रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, बात सही है। सेमी कॉन्जर्वेटिव भी होता है, इसी बेसिस पे मिचेल्सन एंड स्टॉल ने बताया था। सेमी डिसकंटिन्यूअस भी होता है, क्योंकि एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। बताओ दोनों में से किसका नाम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट? तो ये है लीडिंग, तो ये है लैगिंग। नेक्स्ट भाई, है ना, ये आना चाहिए सबको। बताओ क्या लग रहा है? डीएनए की पैकेजिंग होगी तो न्यूक्लियोसोम बन जाएगा, डी का 3, बस एक ही ऑप्शन में है। ए का 4 सही है, कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, जेनेटिक कोड अमीनो एसिड को कोड करता है, बिल्कुल बात सही है। 124 का आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज अ सिंगल, हाँ इकोलाई में तो चलो एक ही रहेगा। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी बात बिल्कुल सही है। इन इकोलाई एंड ईस्ट, इकोलाई तो चलो प्रोकैरियोट है, ईस्ट यूकैरियोट है। एमआरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ईस्ट में तो पड़ती है जरूरत, ईस्ट यूकैरियोट है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन प्रोकैरियोट, ये बात बिल्कुल सही है। हम में ये भले ही कपल ना रहा हो, क्योंकि हमारे में दोनों जगह के साइट बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ए सही, बी सही, डी सही, आंसर फर्स्ट 125 का आंसर 1। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा एक क्वेश्चन है 126, बताओ क्या लग रहा है? ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जो स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट है एक्सॉन इंट्रॉन, ये आज का फीचर नहीं है, ये एक बहुत पुराना फीचर है, ये एक प्रिमिटिव फीचर है, एंशिएंट फीचर है, ये बात बिल्कुल सही है। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं इस्तेमाल किए थे, उन्होंने नॉर्मल आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था, है ना, तो N14 N15 का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हमारा पहला सही है और दूसरा गलत है, मतलब आंसर क्या चला जाएगा? 2। नेक्स्ट, सेंट्रल डॉगमा को फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, टेलर यूकैरियोट्स विसिया फावा में बताया, वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल, हर्से एंड चेज अनइक्विवोकल प्रूफ। तो ए का 2, बी का 3, आंसर 3 चला जाएगा। 128 का आंसर 3। नेक्स्ट आ जाओ भाई 129 में, एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। Griffith observed that heat-killed strain bacteria injected into mice did not kill them. Griffith observed that heat-killed strain को जब डाला गया बिना आर के साथ मिक्स किए हुए, तो बिल्कुल बात सही है। He concluded that some transforming principle transferred from the heat-killed strain to R strain making it virulent, ये भी बात बिल्कुल सही है। Assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ऊपर बात सिर्फ ऐसे स्ट्रेन की जा रही है, नीचे कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नीचे एक अलग ही बात की जा रही है कि ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऊपर बात की जा रही है कि इससे चूहा की मौत नहीं हुआ, तो दोनों बातों में बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है, ये बताना है तुम्हें। अब देखो, एक सिंपल सा इसमें काम हम करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, कोडिंग स्टैंड पकड़ो जल्दी से, यू पकड़ो, यू बस कर लो, कौन सा आंसर है? यू यू ए सी सी जी यू ए सी जी ए, बहुत बढ़िया। आंसर क्या जाएगा? 130 का 2, ये आना चाहिए यार, लिखना है ना। कोडिंग स्टैंड आराम से पकड़ो, थायमीन वहां पे जो है उसको यूरासिल में बदलो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये सबको आना चाहिए, जल्दी से बताओ।
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो एक पेंटोज शुगर पकड़ो, उसके साथ नाइट्रोजन बेस को जोड़ दो, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इसी बॉन्डिंग को हम क्या बुलाते हैं? इसी बॉन्डिंग का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Y-shaped replication fork is formed due to activity of all enzyme। Y-shaped हेलिकेज है तो हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया, SSBP है तो रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को रोक रहा है, टोपोइसोमरेज है ये टेंशन रिलीज कर रहा है। प्राइमेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि प्राइमेज तो आरएनए पॉलीमरेज की वो टाइप है जो कहीं ना कहीं इनिशिएट करती है डीएनए रेप्लिकेशन के इवेंट को। तो 132 का आंसर चला जाएगा 4। हमसे पूछा गया है 3, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, 3 है तो tRNA 5SR RNA, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा? ओनली तो गलत है ये, ठीक है। HNRNA तो 2 करता है, 2 वाला काम है इसका। आंसर क्या चला जाएगा? 2। 133 का आंसर 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 10 इकोलाई सेल हैं और सबके पास डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है, मतलब N15 वाला है और N15 वाला है। आर इंक्यूबेटेड इन ए मीडियम, मीडियम कैसा है? तो N14 वाला मीडियम है। 60 मिनट्स के बाद, मतलब 3 जनरेशन के बाद, अगर पहली जनरेशन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दोनों स्ट्रैंड को अगर सेपरेट कर ले N15 N15 तो साथ में आ जाएगा N14 N14। इसके बाद जब सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स के बाद हम लोग चलेंगे और वही हमारा N14 ही मीडियम हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले अगर हम देखें तो N15 है, यहाँ पे N14 है, यहाँ पे N15 है और यहाँ पे N14 है, और सब में क्या लगा दोगे? N14 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 N14। अब इसके बाद जब तुम ले चलोगे थर्ड जनरेशन, मतलब 60 मिनट्स के बाद, तो पहले सबको अलग अलग कर दो, N15 N14, क्योंकि सबसे पहला काम अनवाइंडिंग का ही होता है। तो हमने अनवाइंड ये कर दिया है सबको, ठीक है। अब क्या करें हम? सब में क्या जोड़ दें? 14 जोड़ दो। ये 14 14 14 14 14 14 14 14, ठीक है। अब बताओ जरा, बोला है कि टोटली फ्री होना चाहिए N15 से। N15 से फ्री ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितने हैं टोटल? 6। अगर एक बैक्टीरिया का हम करा रहे हैं तो इसमें 6 टोटली फ्री हैं, तो 10 का कराएंगे तो टोटली कितने फ्री हो जाएंगे? 60। आंसर 60 सेल्स। चलो भाई, आज का आखिरी सवाल है, इसका जवाब तुम्हें देना है कि आंसर क्या आ रहा है। पहला है, इन प्रोकैरियोट पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, तो यहीं पे बात गलत हो गई। डीएनए कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज होगा ये। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये थे हमारे आज बॉटनी के 45 क्वेश्चंस जिसको हमने डील किया। जिस भी क्वेश्चन में डाउट तुम्हें लग रहा है एनसीईआरटी के रेफरेंस के तौर पे लेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। एक मॉडरेट लेवल का पेपर था ये यूआरटीएस का। ऐसे और भी वीडियोस के एक्सप्लेनेशन जो हैं क्वेश्चंस के, वो इस चैनल पर डाले गए हैं, तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। और आगे और भी जो होने वाली है यूआरटीएस, उसके भी वीडियोस आते रहेंगे एक्सप्लेनेशन के। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नीट में टाइम बहुत कम है, अपने तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाएं और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं अच्छे लेवल के। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।